दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का जीएस एक्सप्लेन फॉर सिविल सर्विसेज में स्वागत है। मैं एक नया सीरीज शुरू करने वाला हूं, बीपीएससी फाउंडेशन सीरीज, इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें मैंने 5000 एमसीक्यू सीरीज का एक सीरीज बना रहा हूं, जो कोई भी अभ्यर्थी जो इनिशियल स्टेज में अपने प्रिपरेशन के हैं, वो भी इस सीरीज को फॉलो करने के बाद एक एडवांस लेवल तक के जो भी बीपीएससी का क्वेश्चंस आता है उसको आसानी के साथ वो सॉल्व कर पाएंगे। और इसमें लेटेस्ट एग्जामिनेशन, अदर पीसीएस एग्जामिनेशंस जो भी दूसरे स्टेट कंडक्ट करता है, और बीपीएससी ने जो भी क्वेश्चंस पहले और अभी हाल फिलहाल में पूछ रहा है, जो न्यू पैटर्न उसने चेंज किया है, इन सारे को ध्यान पे रख करके अलग अलग एग्जामिनेशनों का क्वेश्चंस को एक साथ कंपाइल करके मैं एक सीरीज का फाउंडेशन शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आपको मोस्ट ऑफ द बेसिक टेक्स्ट बुक का भी कवर हो जाएगा और आप किसी भी मॉक सीरीज को, किसी भी एग्जामिनेशन को पहले से बेहतर आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि आपने मेरे चैनल के नाम से आपको पता चल गया होगा, ये एक्सप्लेन्ड चैनल है। इसमें जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जाएगा और सारे जो भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो सारा इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो अभी ये एमसीक्यू सीरीज हिंदी में है, हम इसे बाइलिंगुअल आगे जाकर के शुरू करेंगे या इंग्लिश में भी शुरू करने वाले हैं। फिलहाल अभी इस सीरीज को हम आपके प्रिपरेशन के मजबूत नींव के लिए शुरू कर रहे हैं। तो हम शुरू में ऐसे क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे जो उतना डिफिकल्टी नहीं होगा, इजी टू मॉडरेट देन एडवांस लेवल पे जाएगा। तो आप इसको पेशेंस रखिए और इस सीरीज को आप 5000, ये जो एमसीक्यू सीरीज है, इसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए। ये 5000 एमसीक्यू कंप्लीट होते होते आपका ये स्टेट पीसीएस का जो जर्नी है वो काफी हद तक बहुत अच्छे लेवल तक आ गया रहेगा। ठीक है, तो हम शुरू कर दें पहला क्वेश्चन से। हाँ, एक बात और, बहुत सारे जगह आप लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व करते होंगे या पीपीटी के थ्रू सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, मैंने इसको पीडीएफ फॉर्मेट में इसलिए इसको शुरू किया है। इसके पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि इसमें आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा डिटेल्स को एक्वायर कर पाए। मुझे यहाँ पे सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए मैंने इस तरह से आपका मतलब ये पैटर्न पिक किया है, न कि आपका टाइम जो है एक्स्ट्रा जो है वो लगवाने के लिए। और मेरे पास काफी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, मैं सारा इसको करवाता जाऊंगा। तो बी पेशेंसफुल और इसको आप वॉच कीजिए। ठीक है, तो कांसे की मूर्ति मतलब नर्तकी की मूर्ति जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पहला शहर खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, वो हड़प्पा था। ठीक है, और जो भी शहर अदर जैसे मोहनजोदारो, धोलावीरा और बहुत सारे जो अलग अलग लोकेशंस पे जो शहर नए नए खोजे गए, सभी का जो पैटर्न था शहरों का वो एक सा जैसा था, सिमिलर था। ठीक है, तो शुरू में इसे इंडस इसलिए बोला गया क्योंकि शुरू इनिशियल के टाइम में ना सारा लोकेशन जो है वो सिंधु नदी के बगल से था, या उनके सहायक जो भी नदी थे, जैसे रावी हो गया, जैसे आपका सतलज हो गया, तो इस ये सब जो आपका पंच सिंधु हुआ करता था वो सारे नदियों के किनारे वो बसा हुआ था। ठीक है, तो शुरू में इसका इंडस वैली इसलिए नाम रखा गया। बाद में पता चला ये सिविलाइजेशन सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं है, और बहुत सारे जगहों पे ये है, भारत में भी इसका है। ठीक है, तो बाद में इसको शहर के पैटर्न पे, जैसे आप पढ़िएगा, जैसे जब हम मैं सीरीज शुरू करूंगा हिस्ट्री का तो मैं बताऊंगा, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग को लेकर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो।
ठीक है, जैसे ग्रिड पैटर्न पे था, वैसे ही उसके पैटर्न को फॉलो करने के लिए, क्योंकि जितने भी शहर थे वो हड़प्पा शहर को फॉलो कर रहा था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। और सिंधु घाटी सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि इनिशियल टाइम में ये सिंधु नदी के आसपास के रीजन थे। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है, जिसमें से एक एविडेंस था कांसे की नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, तो ये जो है मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो मतलब जो इसको हम बोलते हैं मृतकों का टीला। ठीक है, तो वहां से मिला है। तो यहाँ ये जो है प्रेजेंट डे में जो है ये मोहनजोदड़ो, वो पाकिस्तान में इंडस नदी के किनारे है। कहां पे है? सिंधु नदी पर वर्तमान पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है। ठीक है, यहाँ पे गढ़ मतलब सिटाइडल। ठीक है, दो तरह के यहाँ पे होते थे। एक सिटाइडल का मतलब हो गया एक ऊंचा, जहां पे बड़े लोगों जैसे वहां का जो भी नगर को कंट्रोल करने वाले लोग थे वो रहा करते थे ऊंचे जगहों पे। ठीक है, एक होता था लोअर टाउन, जहां पे जैसे क्राफ्ट्समैन हो गया, एग्रीकल्चर वाले लोग हो गए, वो लोग रहते थे। तो सारा हर जगह जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी शहर हैं तो मैक्सिमम इसी पैटर्न पे था, जो दो पार्ट में वो बटा हुआ था। कुछ कुछ एग्जाम्पल है उसको छोड़ करके। ठीक है, तो वहां पे आपको मोहनजोदड़ो में मिला क्या? जो सिटाडेल मिला, गढ़ था वहां पे, महान स्नानागार था, अन्नगार था, मतलब 6 रो ग्रेनेडी यहाँ पे मिला हुआ था। ठीक है, दाह संस्कार के बाद दफन करने का जो है प्रोसेस वो वहां पे मिला था। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली थी। ठीक है, और नृत्य करने वाली लड़की की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति और पशुपति सील, जो पशुपति शिवा हैं, इनके सील के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो प्रूफ मिलता है वो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिए। अगले में जाते हैं, गणित से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ लीलावती के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये भास्कराचार्य इसके हैं। तो ये जो है भास्कराचार्य जो है लीलावती का मतलब 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचना किया था। ठीक है, और ये लीलावती जो है ये इनकी बेटी का नाम है। ठीक है, ये संस्कृत में रचित है। तो पूछा जा सकता है जो लीलावती है उसका भाषा कौन सा है? संस्कृत। जैसे शुरू में जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह लिखा जाता था, ठीक है, तो वो जो है नॉर्मल जैसे होता है ना पाली भाषा में वो लिखा जाता था। ठीक है, तो वो लोकल लैंग्वेज में होता था। ये जब हम ये गुप्ता पीरियड शुरू हुआ तो ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत होना शुरू हो गया। ठीक है, संस्कृत का इंपॉर्टेंस आना शुरू हो गया। ठीक है, तो संस्कृत उसके बाद हर एक जगह ज्यादा पॉपुलैरिटी के साथ में आ गया। तो ये इसका रचना जो है वो संस्कृत में है। ठीक है, ये जो है गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीनतम ग्रंथ है लीलावती। ठीक है, इसमें 625 श्लोक हैं। ठीक है, यह जो है सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। तो जो पूरा ये जो आर्यभट्ट ने बहुत सारा बुक का वो कंपाइलेशन था उनका, जिसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, उसमें से ये एक पार्ट था लीलावती। ठीक है, लीलावती में अंक गणित का विवेचन किया गया है। ठीक है, ये लीलावती जो है ये भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था। और ये ग्रंथ जो है वो पाटीगणित मतलब अंक गणित, पाटीगणित मतलब अंक गणित को पाटीगणित ही बोला जाता था शुरू में। ठीक है, बीज गणित, ज्यामिति के प्रश्न एवं उसके उत्तर है। प्रश्न जो है वो प्रायः लीलावती को संबोधित करके पूछे गए हैं। ठीक है, वो अपने बेटी से क्वेश्चन पूछते थे और फिर अपने मतलब पुत्री से वो आंसर पूछने के बाद में वो जो है वो फिर उसका खुद ही वो आंसर उसका बताते थे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। 11 ये क्वेश्चन बहुत सारे जगह पर पूछा भी गया है। ठीक है, या सर्व छात्रांतक। ठीक है, ये उपाधि धारण करने वाला मगध का कौन सा शासक था? ठीक है, तो मगध में बहुत सारे राजवंश हुए हैं। ठीक है, जिस राजवंश में से एक जो आपका था वो धनानंद जिस डायनेस्टी से मतलब ये नंद वंश का जो है वो भी था। ठीक है, इसके समय में मगध सबसे ज्यादा एक्सपेंशन करने वाले में से शुरू में इनिशियल स्टेज में सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किया था ये। ठीक है, तो ये एकराट जो है ये महापद्मानंद को बोला जाता है। ये कौन है? महापद्मानंद। ये महापद्मानंद जो था वो नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, पुराणों में और जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके ऊपर में बहुत सारा बुक लिखा गया है। उसमें से एक विशाखा दत्त का बुक है मुद्रा राक्षस।
ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वही उसी ने नंद वंश का विनाश करके जो है मौर्य वंश का मतलब स्थापना किया था। ठीक है, तो उस चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर में विशाखा दत्त ने एक बुक लिखा है। ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। उस बुक का नाम है मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो वो जो है वो एक शिशु नागवंशीय क्षत्रिय था और महामंदी के पुत्र थे। ठीक है, शिशु नागवंशी एक क्षत्रिय थे, क्योंकि जब ये नंद वंश का स्थापना हुआ था उससे पहले शिशु नाग वंश का था। ठीक है, उससे पहले हाड़िया डायनेस्टी का था, जो जिसका फाउंडेशन जो है वो बिंबिसार ने रखा हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। तो यहाँ पे जो है उस बुक में जो आपका विशाखा दत्ता पुराण में जो है इसमें इसको जो बताया गया है वो है शिशुनाग वंशी क्षत्रिय महामंदी के पुत्र। ठीक है, पुराणों में इसे महापद्मन बोला गया, महापद्मानंद जो बोलते हैं, तो महापद्म जो है नाम जो इसका पुराणों से मिला हुआ है। अब महाबोधि वंशम, ठीक है, उसमें इसे उग्रसेन कहा गया है। ठीक है, इसका दूसरा जो नाम है वो है महापद्मानंद एकराट, महापद्मानंद एक रात। और सर्वछत्रांतक, सर्वछत्रांतक क्यों? क्योंकि ये खारावेला तक में पहुंच गया था। ठीक है, वहां के भी इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में बताया गया है, जो वो वहां पे जाकर के ओडिशा में कितना वहां पे उत्पात मचाया हुआ था। ठीक है, तो उस समय में जितने भी क्षत्रिय राजा थे तो लगभग लगभग सभी पे इसने विजय प्राप्त कर लिया था, इसीलिए इसका नाम सर्वछत्रांतक पड़ा। ठीक है, महापद्मानंद के बहुत सारे उत्तराधिकारी थे, जैसे उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूपाल, राष्ट्रपाल, उसके बाद योवी, सानक और दस सिद्धक, कैवर्थ, धनानंद। यही जो धनानंद है, इस धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वराज पार्टी के कौन से नेता केंद्रीय विधानसभा में वर्ष 1925 में अध्यक्ष निर्वाचित हुए? ठीक है, तो ये है विठल भाई पटेल। थोड़ा विठल भाई पटेल के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ठीक है, ये स्वराज पार्टी जो है आपको कमेंट्स में बताना है इसके फाउंडर कौन थे। ठीक है, और ये क्यों इसका फाउंडेशन रखा गया है, मतलब ये जो रखा गया था क्यों रखा गया था, पर्पस क्या था। ठीक है, क्या गांधी जी स्वराज पार्टी के मेंबर थे या मेंबर नहीं थे। ठीक है, और ये किस आंदोलन के विफल होने के कारण स्वराज पार्टी का गठन हुआ। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो ये विठल भाई पटेल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो स्वराज पार्टी है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में बना एक राजनीतिक दल था। ठीक है, यहां पे जो है इसका स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, एक का तो मैंने आंसर बता दिया, अदर आपको बताना है। ठीक है, तो 1924 में जो केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव हुआ था, जो समिति विधायी शक्तियों के साथ निर्वाचित और नियुक्त भारतीय ब्रिटिश प्रतिनिधियों का एक कक्ष था। ठीक है, उसमें 1925 के विधानसभा के अध्यक्ष में ये स्पीकर बने थे और पहले निर्वाचित अध्यक्ष स्पीकर बने, और ये सर फ्रेडरिक व्हाइट की सेवानिवृत्ति के बाद उस पद पर पहले भारतीय भी बने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पर रखना विठल भाई पटेल के बारे में, जो कि स्वराज पार्टी के एक नेता थे, जो केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ था 1925 में, उसके वो अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। लोकहितवादी के नाम से कौन से समाज सुधारक विख्यात हुए थे? ठीक है, तो ये आपको गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ठीक है, ये जो है इनका पूरा नाम था राव बहादुर गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानते हैं, इसका देशमुख और ये लोकहितवादी इनका नाम पड़ा क्यों। ठीक है, पहले इनका जन्म के बारे में जानते हैं। 18 फरवरी 1823 से लेकर के 9 अक्टूबर 1892 के बीच में इनका लाइफ स्पेन है टोटल। ठीक है, ये जो है एक महाराष्ट्र के एक भारतीय कार्यकर्ता, विचारक और समाज सुधारक और लेखक थे ये। ठीक है, इनका मूल नाम जो था वो उपनाम सिधाए था। ठीक है,
अब इनके परिवार को जो है वो वतन मिलता था। वतन मराठा साम्राज्य के समय से वतन देशमुख का प्रथा चला था। ठीक है, तो ये जो वतन का जो संग्रह करते थे इनके फैमिली करते थे, जिनके कारण क्योंकि वो जो वतन मिलता था, ठीक है, उसको बोला जाता था देशमुख। देशमुख मतलब होता है दो तरह का कर का कलेक्शन होता था मराठा के टाइम में, एक चौथ और एक जो है देशमुख। तो जब 110 टैक्स लिया जाता था उसको हम देशमुख बोलते थे। ठीक है, तो ये उनके परिवार जो है वो देशमुख का नाम कहा जाने लगा, क्योंकि ये वतन का संग मतलब जो है वो संग्रह करते थे। ठीक है, देशमुख को महाराष्ट्र के सामाजिक सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था। ठीक है, क्योंकि हमेशा शुरू में जो भी इनिशियल जो है तो वहां का प्रमुख व्यक्ति ही जब सुधार लाएंगे तभी तो वो सुधार आएगा। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये जो बहुत सारे पत्रिकाओं का स्थापना किया था उसमें ये अपना नेतृत्व निभाए थे। उसमें से जो प्रमुख है वो है ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, और यहाँ पे एक पत्रिका जो जिनके कारण इनका नाम सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हुआ है वो है लोकहितवादी। ये सारा पत्रिका का इन्होंने इन्हीं के नेतृत्व में इसका स्थापना हुआ है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान पर रहेगा आपसे। हाँ, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछ चुका है, बीपीएससी में तो पूछा ही है, तो इसे आप ध्यान पर रखिएगा। यूनानी लेखकों ने पालिम नाम से किस स्थान का उल्लेख किया है? ठीक है, पाटलिपुत्रा। ये पाटलिपुत्रा का जो पहले का नाम था वो है, जो यूनानी लोग थे वो पालिम बोथरा के नाम से जानते थे। ठीक है, तो कौन से यूनानी? तो मेगास्थनीज जब आया हुआ था तो उसने पाटलिपुत्रा का नाम पालिम बोथरा के नाम से मेंशन किया था। पाटलिपुत्रा के बारे में उसने बताया कि यहाँ पे जो पाटलिपुत्रा का जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो महल सब है वो लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, ये आपको बताना है जो मेगास्थनीज जो है वो किसके कहने पे किसके दरबार में आया हुआ था। ठीक है, और उसने जो बुक लिखा था उस बुक का नाम क्या है? ठीक है, इसे आप कमेंट्स में आप मेंशन कीजिएगा। हम आगे चलते हैं। किस अभिलेख से चोलाकालीन स्थानीय प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है? ठीक है, तो वह है उत्तर मेरूर अभिलेख। अभी पिछले साल ये बहुत ज्यादा ये न्यूज में रहा हुआ था। ठीक है, यूपीएससी के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि प्रधानमंत्री ने मन की बात में इसका उल्लेख किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर इंस्क्रिप्शन के बारे में यहां से इंफॉर्मेशन मिला था, जहां पे जो है जो ग्राम पंचायत को लेकर के जो वहां पे होता था ना, चोला में जो है वो ग्राम प्रशासन को लेकर के फेमस है चोला। ठीक है, उसका जो एविडेंस है वो यहां से मिला हुआ था, ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच में संबंध सुधारना। ठीक है, तो ये बटलर कमेटी के बारे में आप डिटेल्स में बताइएगा। इस कमेटी के गठन के बाद जो है मतलब क्यों किया गया था और किसके लिए ये मतलब इसका जो आउटकम था वो क्या था? ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी में से एक है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट्स में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा प्रतिपादित की थी, किसने की थी? तो वो है लाला लाजपत राय ने। ठीक है, जब भी कांग्रेस का जब गठन हुआ था, ठीक है, तो कांग्रेस के गठन से पहले जब भी कोई जना आक्रोश हुआ करता था, ठीक है, तो वो जना आक्रोश जो है किसी न किसी आंदोलन के रूप में उभर के आता था। ठीक है, या किसी न किसी विद्रोह के रूप में उभर के आता। आंदोलन तो बाद में होना शुरू हुआ, पहले विद्रोह होता था। ठीक है, जैसे 1857 का विद्रोह, नील विद्रोह। ठीक है, इसे बहुत सारे विद्रोह हुआ करता था। ठीक है, तो अंग्रेज ने ये सोचा अगर यहाँ का कोई लोकल जो पॉलिटिकल पार्टी का अगर गठन किया जाए, ठीक है, तो वो अपने लोगों को समझा करके यहाँ पे जो है ये जो प्रेशर बन रहा है लोगों के बीच में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उस प्रेशर को कम किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने जो उस समय के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है, उसमें तो वायसराय हुआ था। ये आपको बताना है किस वायसराय के समय में कांग्रेस की स्थापना
की गई थी। ठीक है, तो 1885 में जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था, उस समय में गवर्नमेंट ऑफ मतलब ब्रिटिश इंडिया का वाइसराय कौन था। ठीक है, तो उनके ऊपर में ये आरोप लगाया गया, जो उसने जो प्रेशर जो आम जनमानस में आता है आंदोलन को लेकर के, मतलब विद्रोह को लेकर के, उसको कम करने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में कांग्रेस का गठन किया गया है, ताकि यहाँ के लोगों के गुस्सा को यहाँ के लोग ही शांत रख सके। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लाला लाजपत राय का था। अब नेक्स्ट चलते हैं, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा, तो वो है रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, तो रमेश चंद्र दत्त और दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये नाम उन शुरुआती इकोनॉमिस्ट के रूप में इनके नाम को जाना जाता है, क्योंकि ये पहले ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिश के शोषण के बारे में आम लोगों को, आम जनमानस को इसके बारे में बताया। ठीक है, तो ये गिने चुने हुए हैं, और ये क्वेश्चंस हमेशा आता रहता है, ये नहीं जो यहीं पे। ठीक है, तो अब बताइएगा दादा भाई नौरोजी ने इकोनॉमिक्स के ऊपर में कौन सा बुक लिखा हुआ है। ठीक है, आप उसमें दादा भाई नौरोजी और उसके साथ में स्पेस दे करके आप कमेंट्स में जो वो बुक लिखे हुए थे उस बुक का नाम आप मेंशन कीजिएगा। ठीक है, दीवाने ईसा के बारे में बताइए, ये दीवाने ईसा जो है वो कौन से विभाग से संबंधित था। ठीक है, जब सल्तनत टाइम था तो उस सल्तनत टाइम में जो शाही पत्राचार का काम करता था वो उस पत्राचार विभाग को दीवाने ईसा बोला जाता था। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा जो सैन्य विभाग के लिए जो सैन्य विभाग था उसके प्रमुख को क्या बोला जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1860 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो डब्ल्यू एस सिटनकर के अध्यक्षता में नील आयोग की गठन की गई। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। नील विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक नील आयोग का गठन 1860 ईस्वी में किया है। ठीक है, इसका अध्यक्ष बंगाल का सचिव सिटनकर थे। ठीक है, आयोग ने किसान की मांग को सही कहा और सरकार ने किसान के पक्ष में फैसला किया। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, क्योंकि उससे पहले जो है नील विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह के कारण ही बाद में नील आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो बताइएगा नील विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, बल्लभी शिक्षा केंद्र किस राज्य में है। ठीक है, तो बल्लभी शिक्षा जो केंद्र है वो है गुजरात में। ठीक है, बल्लभी शिक्षा केंद्र मेनली जो है वो जैन से रिलेटेड है। पहले जो है जो भी बहुत सारा जो जैन के जितने भी मतलब दो अलग अलग जो है जैन के मतलब फॉर्म्स हुए। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो जो श्वेतांबर का ग्रंथ सबका जो कंपाइलेशन हुआ था वो सारा बल्लभी में हुआ था। ठीक है, वहां पे जो है एक महान परिषद हुआ था जिसमें संहिताबद्ध किया गया था वहां पे। ठीक है, तो ये जो कब हुआ था 454 ईस्वी में बल्लभी में हुआ था। बल्लभी है कहाँ, गुजरात में है। अब हम थोड़ा सा श्वेतांबर के बारे में जानते हैं। श्वेतांबर जिसको हम श्वेतांबरा भी बोलते हैं अलग अलग नाम से, ये जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाओं में से एक है, दूसरा है दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर का अर्थ होता है सफेद वस्त्री। ठीक है, जो व्हाइट क्लॉथ में जो रहते हैं। ठीक है, यह अपने तपस्वी के सफेद कपड़े पहनने के अभ्यास को संदर्भित करता है, और जो इसे ठीक है दिगंबर जो आकाशधारी होते हैं, ठीक है, जैन से अलग करता है, जिनके तपस्वी अभ्यासी नग्न होते थे। तो जो पहला आपका है एक है दिगंबर, पहले दिगंबर हुआ करते थे, बाद में एक ब्रांच बना जिसका नाम है श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर जो है श्वेत कपड़ा पहनते थे और दिगंबर जो आकाश को ही अपना कपड़ा मानते थे। ठीक है, बल्लभी जो है वो जिसका आधुनिक नाम है बाला। ठीक है, यह पश्चिम भारत के भावनगर के पास गुजरात के सौराष्ट्र प्रायद्वीप में स्थित एक प्राचीन शहर है। ठीक है, बल्लभीपुरा के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह सूर्यवंशी मैत्रिक राजवंश की राजधानी थी।
ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में ये काम आएंगे। ठीक है, अब हम अगला चलते हैं। महिला भक्ति संत लल्लेश्वरी का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, तो कश्मीर में से इनका संबंध है। ठीक है, लल्लेश्वरी जिसे स्थानीय रूप से लाल देद के रूप में भी जाना जाता है। इनका जो लाइफ स्पेन था वो 1320 से लेकर के 1392 के बीच में माना जाता है। ठीक है, ये जो है ये हिंदू दर्शन के कश्मीर शैववाद स्कूल के एक कश्मीरी रहस्यवादी थे। ठीक है, वह वत्सुन या वाक नामक रहस्यवादी कविता की शैली की निर्माता थी। तो पूछा जा सकता है, तो ये वत्सुन या वाक नामक जो है रहस्यवादी कविता के निर्माता, इस शैली के निर्माता कौन है? तो वो है लल्लेश्वरी। ठीक है, जो कि कश्मीर की महिला संत थी। ठीक है, ये जो होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भाषण। ठीक है, वाक संस्कृत में वाक से बना हुआ है ये, वात्सुन या वाक। ठीक है, लाल वाक के रूप में जाना जाता है इसको, जो जो इनका संकलन था उसे किस रूप में जाना जाता है? लाल वाक के रूप में। उनके छंद कश्मीरी भाषा में सबसे शुरुआती रचनाएं हैं। ठीक है, कश्मीरी भाषा जो ग्रो कर, देखिए कोई भी लोकल लैंग्वेज जब ग्रो होता है ना, तो उस समय के जो भी संत हुआ करते थे वो क्या करते थे, जो लोकल लोगों के भाषा में अपने ग्रंथों का, अपने काव्य संग्रहों का रचना किया करते थे। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होता था, जो लिटरेचर के रूप में लोकल लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के भी डेवलपमेंट में इनका योगदान है। ठीक है, मतलब आधुनिक कश्मीरी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। ठीक है, इनके अलग अलग नाम भी है, मालल्ला, ठीक है, मालाल, ये सब अलग इनके नाम है। ठीक है, लाल दयाद भी इनका नाम है, दयाद मतलब दादी को बोला जाता है वहां के भाषा में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस गवर्नर जनरल के काल में भारत में दास प्रथा का अंत हुआ? ठीक है, तो लॉर्ड एलन बारो के टाइम में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पर रखना है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं लॉर्ड एलन बारो के रूप में। एडवर्ड लॉर्ड एलन बारो जो है, इनका लाइफ स्पेन था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब 1719 से लेकर के 1871 तक। लेकिन ये भारत में जो थे गवर्नर जनरल, ये 28 फरवरी 1842 से लेकर के जून 1844 तक में इनका शासन काल रहा। मतलब ये गवर्नर जनरल रहे यहाँ के, ऑफ इंडिया रहे। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब से बनना शुरू हुआ, ये आपको बताना है, किस एक्ट के तहत बनना शुरू हुआ। उससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था। ठीक है, ये ध्यान पर रखना है आपको, ये आपको बताना है। इनके जो टाइम पीरियड था वर्किंग का इंडिया में एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसमें क्या था? ग्वालियर युद्ध, जिसमें मराठों को अंग्रेज ने हराया। बैंक ऑफ मद्रास, जो 1843 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, जिसे बाद में इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया और अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, इसकी भी स्थापना इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। सिंध प्रांत की विजय और विलय, जो आपका सिंध रीजन है, उसका भी विलय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन हुआ था 1843 में, इसी के समय में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए ये फेमस है वो है भारतीय दासता अधिनियम, ये भी इन्हीं के समय में आया था। इन्होंने मतलब दासत्व वाला जो सिस्टम था इंडिया का, स्लेवरी, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। अब है, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में यह किसने कहा था? ठीक है, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये गर्म पंथ के नेता थे। इन्होंने बताया जब हम अगर वर्ष में, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा दिसंबर में ही मेन सेशन हुआ करता था, साल में एक बार। ठीक है, इसके लिए उन्होंने बताया अगर हम साल में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पर रखना है, बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई? ठीक है, तो यहां से कॉम्युनल विचारधारा का जो है उद्भव हुआ था इस एक्ट के तहत। यह एक्ट जो है वो है 1909 का भारत परिषद
अधिनियम, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तहत मुसलमानों को पहली बार जो है पृथक जो है निर्वाचन क्षेत्र देने का घोषणा किया गया था। आप बता सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को और किस नाम से जाना जाता है? दूसरा क्वेश्चन ये है उस समय में भारत के जो है वायसराय कौन थे? ठीक है, किस शासक ने जैन संत जिन प्रभासूरी का स्वागत किया है? ठीक है, तो उस शासक का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जैन संत जिन प्रभासूरी जो है इनका वर्किंग टाइम तो जो मेनली जो था वो मैक्सिमम दिल्ली के एरिया के आसपास में वो रहते थे। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये थे। जैन प्रभासूरी जो मेनली जो फेमस है वो है विविधता तीर्थ कल्प, 14वीं शताब्दी ईसा में जिन प्रभासूरी द्वारा रचित एक व्यापक रूप से उद्धित जैन पाठ है। तो आपको पूछा जा सकता है विविधता तीर्थ कल्प किस धर्म के अनुयायियों के लिए ये प्रमुख बुक है? दूसरा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो है जिन प्रभा सूरी। ये आपको ध्यान पर रखना है कौन है, जिन प्रभा सूरी। ठीक है, और उस किताब का नाम क्या है? विविधता तीर्थ कल्प। ठीक है, जिन प्रभा सूरी जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौर में रहते थे। ठीक है, ये व्यापक रूप से यात्रा किया इन्होंने और समकालीन घटनाओं के साथ साथ मौखिक परंपराओं का भी रिकॉर्ड छोड़ा। तो आपको ध्यान पर रखना है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप बता सकते हैं मेजर बारो। मेजर बारो को उन्होंने संथालों ने 1855 में हराया था। संथाल विद्रोह जो है ये, इसको हम संथाल हुल भी बोलते हैं। इसमें जो पहला तो जो इंपॉर्टेंट है तो वो तो आपको डेट ध्यान पर रखना है, जो संथाल विद्रोह हुआ कब था? 1855 में हुआ था। ठीक है, ये बिहार में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा इससे। तो मेजर बारो, अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। संथाल विद्रोह जो है वो इसको हम सोनथाल विद्रोह, सोनथाल बंगाली भाषा में सोनथाल बोलते हैं हम, ठीक है, या संथाल हुल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, संथालों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है वो 30 जून 1855 को हुई और 10 नवंबर 1855 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मार्शल लॉ की घोषणा कर दी गई। ठीक है, और ये जो है विद्रोह वो 3 जनवरी 1856 तक चला है। ठीक है, बाद में इसमें राष्ट्रपति सेना के द्वारा मतलब प्रेसिडेंसी जो फोर्स था उसको लगा करके इसे दबा दिया गया। ठीक है, इसमें 4 भाइयों ने इसका नेतृत्व किया था। उन 4 भाइयों का नाम है सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये यूपीएससी में भी बहुत बार पूछा हुआ है इस नाम से। और ये जो नाम है आपका सिद्धू कान्हू, ये बहुत फेमस है, मेंस में भी बीपीएससी में इस क्वेश्चन पे आता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में पाइका विद्रोह कहां हुआ था? ठीक है, तो पाइका विद्रोह जो है वो ओडिशा में हुआ था। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। पाइका विद्रोह जो है वो 1817 ईस्वी में ओडिशा के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषणाकारी नीतियों के विरुद्ध उड़ीसा में पाइका जाति के द्वारा किया गया था। यह जो है एक सशस्त्र व्यापक आधार वाला संगठित विद्रोह था। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह था वो संगठित नहीं था उतना, लेकिन ये एक सशस्त्र व्यापक आधार वाला और संगठित विद्रोह था। ये जो पाइका जाति के लोग ने इसका कहते हैं। पाइका ओडिशा की एक पारंपरिक भूमिगत रक्षक सेना थी। ठीक है, जब वहां के लोकल राजाओं को हराया गया, ठीक है, तो इनको जो भी वहां के सेना थे उसको हटा दिया गया। ठीक है, इसके विरोध में इन्होंने, क्योंकि उनका जो भी था जो सेना थे तो उनका तो रोजी रोटी उन्हीं से आता था। ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए विरोध किया। ठीक है, वो योद्धाओं के रूप में वहां के लोगों की सेवा भी करते थे। पाइका के लोग भगवान जगन्नाथ को ओडिशा एकता का प्रतीक मानकर बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 ईस्वी में विद्रोह शुरू किया। ये आपको ध्यान पे रखना है, इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है।
अब अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतों के संबंधित संस्था ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1927 ईस्वी में। ठीक है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश राज की रियासतों में राजनीतिक आंदोलन का एक समूह था। ठीक है, ये आपको ध्यान पर रखना है। ठीक है, ब्रिटिश राज की रियासतों में राजनीतिक आंदोलन का एक समूह था। ठीक है, जिसमें विभिन्न रूप से प्रजामंडल और लोक परिषद कहा जाता था। इसका पहला सत्र जो है वो दिसंबर 1927 में बंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये जो है कॉन्फ्रेंस, इसको जो फाउंडेशन इसका रखा गया था, ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से सपोर्ट मांगता था, लेकिन कांग्रेस जो है इससे हमेशा दूर रही, जब तक कि 1939 में जवाहरलाल नेहरू जो है इसके प्रेसिडेंट नहीं बन गए। और आखिरकार ये इनका जो ये पोजीशन जो वो 1946 तक रहा। तो पूछा जा सकता है इस ये कॉन्फ्रेंस का मतलब ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक प्रेसिडेंट रहे हैं? ठीक है, मतलब अध्यक्ष कब से कब तक रहे हैं? तो 1939 से लेकर के 1946 तक। बाद में स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस को डिसॉल्व कर दिया गया 25 अप्रैल 1948 को, जब ये देश आजाद हो गया। एंड ऑल ईस्ट कंस्टिट्यूट यूनिट मर्ज इनटू कांग्रेस, इसका सारे का जो है मर्जर कांग्रेस के साथ कर दिया गया। अब अगला जो बहुत ही फेमस है एक स्लोगन, उसके ऊपर चलते हैं। वो क्या है? मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। ये कथन किसने कहा, कब कहा? ठीक है, ये कथन जो है वो शेरशाह सूरी ने कहा है ये। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। ये जो संबंधित युद्ध है जिसमें इसने ये बोला था, वो युद्ध का नाम है गिड़ी सुमेल का युद्ध। ठीक है, यह युद्ध 5 जनवरी 1544 को 16वीं सदी में दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी और मरुधार के वीर क्षत्रिय के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, इसमें क्या था? युद्ध में 8000 जो है क्षत्रिय मतलब जो राजपूत सेना थे वो थे, और शेरशाह सूरी की तरफ से 80,000 सेनाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, ये घटना 15वीं सदी की बहुत ही ज्यादा पॉपुलर घटनाओं में से एक है। ठीक है, जो हल्दी घाटी की घटना थी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, उससे पहले जो एक पॉपुलर युद्ध हुआ था, ठीक है, वो उसमें ये एक फेमस युद्ध है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये जो है नाम ध्यान पर रखना है, राव जयताजी राठौर और राव कुंपाजी राठौर। ये अपने समय के जो है वो महान राजपूत योद्धा थे। ठीक है, जैसे बाबर के समय में राणा संगा हुआ करते थे, वैसे ही ये राव जयताजी राठौर एवं राव कुंपाजी राठौर जो है वो थे। ठीक है, गिरी सुमेल के युद्ध में उन्होंने अपने शौर्य शासन और बलिदान का परिचय दिया। ठीक है, सन 1544 ईस्वी में लड़े जाने वाला यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी और जोधपुर के शासक राव मालदेव के तरफ से राव जैत और कुंपा एवं शेरशाह सूरी की सेना के बीच में था। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस युद्ध में राजपूत की सेना सिर्फ 8000 रही, जबकि शेरशाह सूरी की तरफ से 80,000 का एक विशाल फौज था। ठीक है, लेकिन फिर भी राजपूत की छोटी सी सेना ने शेरशाह सूरी के 36,000 सैनिकों को लगभग में मौत के घाट उतार दिया और अंत में राव जैत और कुंपा वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, युद्ध के बाद शेर शाह के खुद के शब्द थे। क्या उन्होंने बोला था? ओरिजिनल, बोलियो सूरी बैन यूं, गिड़ी घाट घमसान, मुट्ठी खातर बाजरी, खो देते हिंदवान। ठीक है, तो ये बाजरा इसलिए क्योंकि वहां पे राजस्थान से में बाजरा सबका ज्यादा खेती होता है और मैक्सिमम जो इकोनॉमी के लिए ही तो युद्ध होता था, इसलिए उन्होंने बाजरा को लेकर संबोधित किया। इसका मतलब है आज में मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता। तो आपको ये अब ध्यान रहेगा हमेशा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अकबर के बिहार एवं बंगाल अभियान का नेतृत्व किस सेनापति ने किया था? तो उस सेनापति का नाम है मुनीम खान। ठीक है, अब इसके बारे में एक रोचक कहानी है, उसके बारे में हम जानते हैं। जब ये अकबर ने गुजरात को कनकर कर लिया, जीत लिया, ठीक है, और रिमेनिंग सेंट्रल पावर ऑफ अफगान जो रह गया वो बंगाल में ही सिर्फ रह गया, क्योंकि पता होगा अफगान का ही पूरा शासन था जब ये मुगल डायनेस्टी का फाउंडेशन हुआ था। ठीक है, तो अफगान का जो पावर था वो सीमित हो गया बिहार बंगाल के क्षेत्र में। ठीक है, तो 1572 ईस्वी में क्या है, सुलेमान खान का जो सन था दाऊद खान, वो सक्सीड किया। ठीक है, दाऊद खान जो है वो डिफाइंड मुगल रूल, एज्यूमिंग द इंसिग्निया ऑफ रॉयल एंड ऑर्डरिंग दैट खुतबा बी प्रोक्लेम्ड इन हिज नेम रेदर देन अकबर। तो सुलेमान खान जो है उसका पुत्र का नाम था दाऊद खान। वो जब अपने पिता को सक्सीड किया, बंगाल का जब वो पावर अपने हाथ में लिया, तो उसने क्या किया, मुगल पावर को मानने से वो इनकार कर दिया। ठीक है, और इंसिगिया मतलब जो प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक है, उसके रूप में उन्होंने खुतबा पढ़वाया। खुतबा पढ़वाने का मतलब वो अपने नाम से, मतलब मैं ही राजा हूं यहाँ का। ठीक है, मुझसे बड़ा और कोई नहीं है। ठीक है, तो वो अकबर के नाम को छोड़ करके अपने नाम से पढ़ाया। जब ये पढ़वाया तो फिर अकबर ने क्या किया, जो मुनीम खान थे, ठीक है, मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल बिहार, ठीक है, उसको ऑर्डर दिया जो दाऊद खान को वो पराजित करे। लेकिन बाद में अकबर जो है वो खुद ही बंगाल के लिए रवाना हुए और इन 1574 मुगल सीज पटना फ्रॉम दाऊद खान। मुगल जो है वो पटना जो है पहले सीज किया दाऊद खान से, जो वहां से भाग करके बंगाल गया। फिर बंगाल जो है अकबर जो वहां से फतेहपुर सिकड़ी, फतेहपुर सिकड़ी कहाँ है वो आपको बताना है। ठीक है, वहां पे वो रिटर्न आ गए। ठीक है, और जो लेफ्ट जो जनरल जो थे उसको वो बोले, मतलब मुनीम खान को, तो ये कैंपेन को आप फिनिश करें। ठीक है, मुगल आर्मी जो है बेटल ऑफ टुकाडियो, बेटल ऑफ टुकाडियो में जीत हासिल किया और बंगाल और जो बिहार का पार्ट था उसको उसने एनेक्स कर लिया। ठीक है, और दाऊद खान के वो डोमिनियन से बाहर आ गया। ये आपको ध्यान पर रखना है। तो मुनीम खान जो थे उसके नेतृत्व में अकबर ने बिहार और बंगाल में अभियान का नेतृत्व किया था। उस सेनापति का नाम है मुनीम खान। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? ठीक है, तो अशोक के द्वितीय शिलालेख में इसका है 14 मेजर माइनर जो है रॉक एडिक्ट है, जिसमें से दूसरा रॉक एडिक्ट में ये ऐसा लिखा गया है। ये है क्या, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, हम इस रॉक एडिक्ट में क्या लिखा गया है उसी के बारे में पढ़ते हैं। राजा देव न प्रिय प्रियदर्श, तो ये आपको ध्यान रखना, ये देव नाम प्रिय प्रियदर्शनी, इस नाम से भी अशोक को जाना जाता है। मैक्सिमम जो शिलालेख से जो एविडेंस मिला इसी नाम से है। ठीक है, कि प्रभुत्व में और उनके जो सीमावासी हैं, तो अब ये सीमावासी कौन है, चोल, पांड्या, सीतिया पूता। ठीक है, सीतिया पूता मतलब ये आपको बताना है इसके बारे में। ठीक है, केलाल पूटा, तम्रपानी, येना, येना मतलब यूनानी को येना बोला जाता था। ठीक है, ठीक है, इन सभी के राजा मतलब ये यूनानी राजा जिनका नाम उस टाइम में था एंटीयोग या एंटीओकस। तो पूछा जा सकता है एंटीओकस जो है किसके समकालीन है, तो वो है अशोका के समय के। ठीक है, ये सभी इनके बॉर्डर राजा हैं। तो यहाँ पे दूसरे शिलालेख में ये सारा जो है आपका, मतलब ये चोला पांड्या ये सब जो है, सतियापुत्ता, ठीक है, केलालपूटा, ताम्रपानी, ये सब सभी जो है साउथ के किंगडम हुआ करते थे उस टाइम में। ठीक है, तो ये अपने बॉर्डरिंग एरिया के बारे में द्वितीय मेजर एडिक्ट में मतलब जो है उसमें ये लिखा गया है। ठीक है, अन्य राजा जो है एंटीयोग जो इनके पड़ोसी हैं, हर जगह राजा
देवना प्रियदर्शनी द्वारा दो प्रकार के चिकित्सक, दो प्रकार के कौन से चिकित्सक पूछा जा सकता है, मतलब चिकित्सक पुरुषों की स्थापना की गई, एक मनुष्य के चिकित्सा के लिए, दूसरा मवेशियों के लिए। तो ये आपको ध्यान पर रखना है। जो अशोका जो थे वो पहले थे जिसने जो मवेशी हुआ करता था उसके लिए भी अलग से चिकित्सा का व्यवस्था किया गया, और जो मनुष्य है उसके लिए भी अलग चिकित्सा व्यवस्था का व्यवधान किया गया। ठीक है, जहां कहीं भी मनुष्य के लिए फायदेमंद और मवेशियों के लिए फायदेमंद जड़ी बूटी नहीं थी, हर जगह उन्हें आयात किया गया और लगाया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, मतलब कौन सा ऐसा राजा है जिसने मनुष्यों और मवेशियों के फायदेमंद के लिए जड़ी बूटियों का आयात निर्यात या लगवाया गया था, किसके द्वारा, तो वो है अशोका के द्वारा। इसी तरह जहां कहीं भी जड़े और फल नहीं थे, हर जगह उन्हें आयात किया गया और लगवाया गया। साथ में ही इसके आयात के लिए सड़कों पे पेड़ लगाए गए थे और मवेशियों और पुरुषों के उपयोग के लिए कुएं खोदे गए थे। ये सारा जो है सेकेंड मेजर एडिक्ट जो है उसमें है। ठीक है, पूछा जा सकता है सेकेंड मेजर एडिक्ट को किसने पढ़ाता था। दूसरा मेजर एडिक्ट को हल्तजस द्वारा अनुवाद किया गया था और इसे प्रकाशित 1925 ईस्वी में भारत में इसका प्रकाशन हुआ था। तो आपको ये मेजर एडिक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में। इसमें क्या क्या है, मवेशियों और मनुष्य के लिए जो है अलग अलग चिकित्सक का व्यवस्था करना, ठीक है, जड़ी बूटियों को लगवाना, आयात या निर्यात करवाना, ठीक है, साथ में ही जहां पे पेड़ पौधे फल नहीं वहां पर वो लगवाना, साथ में कुएं खुदवाना, ठीक है, और इसमें ही उनके सीमावर्ती राजाओं के बारे में उल्लेख है और दक्षिण भारतीय राजाओं के बारे में भी उल्लेख है। इसमें पूछा गया दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख कहां पे है, तो द्वितीय शिलालेख में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अब हमेशा याद रहेगा। हम आगे चलते हैं। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की, ये है बीबी वाडिया ने। ठीक है, तो बीबी वाडिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनका नाम जो है बहमान पेस्टोजी वाडिया है। बहमान पेस्टोजी वाडिया है, जिसको हम बोमन जी पेस्टोजी वाडिया भी बोलते हैं, जिनका नाम बीपी वाडिया या बीपी वाडिया भी बोला जाता है। ये एक भारतीय थियोसॉफिस्ट आश्रम करता थे। ठीक है, वह पहले थियोसोफिकल सोसाइटी अडियार के सदस्य थे। आपको बताना है ये थियोसोफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन है। ठीक है, अडियार में पहला भारत में अडियार में हुआ था। ये थियोसोफिकल सोसाइटी का फाउंडेशन पहले पूरे वर्ल्ड में कहां पे किया गया था और इसके फाउंडर कौन थी। ठीक है, ये आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, बाद में यूनाइटेड लॉज ऑफ थियोसोफिस्ट इसका नाम पड़ा। ठीक है, 13 अप्रैल 1918 को वी कल्याण सुंदरम मुदलियार के साथ में वाडिया ने मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की। कहां पे की, मद्रास में। क्या नाम था, मद्रास लेबर यूनियन, जो भारत के पहले संगठित श्रम संघों में से एक था। ये आपको ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में फिर से मैं एक्सप्लेन के साथ में, और मैं उम्मीद करूंगा ये सीरीज में कंटिन्यू करूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको सारे को आप कमेंट्स में कीजिए और अपना मत इसमें जरूर बताइएगा। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा हो, बेनिफिट हो, इसके लिए आप यहाँ पे इसको शेयर भी कीजिए।